तो गाइस जैसा कि हमने अभी तक देखा कि चॉपर और उसॉप मिस्टर फोर और मैरी क्रिसमस के साथ फाइट करते हैं और उसॉप पर एक बॉल से हमला होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि उसॉप यहाँ से गायब हो चुका है। चॉपर अपनी रेनडियर वाली फॉर्म में आकर उसॉप को बचा लेता है। लगता है इस रेनडियर ने उस बड़ी नाक वाले को बचा लिया। पक्का इसने भी कोई डेविल फ्रूट खाया होगा। चॉपर, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिस्टर फोर, चलो अब जल्दी से इन्हें खत्म कर देते हैं। और ये दोनों गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं और मिस्टर फोर का वो डॉग एक साथ 3 बॉल से हमला करता है इन दोनों पर, लेकिन किसी तरह से उसके हमले से बच जाते हैं। मिस्टर फोर गड्ढे से बाहर आता है उन बॉल्स पर हमला करने के लिए, लेकिन चॉपर भी इन बॉल्स के साथ साथ मिस्टर फोर की तरफ ही आ रहा है। लेकिन तभी गड्ढे में से मैरी क्रिसमस बाहर आती है और चॉपर की टांग को पकड़ लेती है। जल्दी इस पर हमला करो मिस्टर फोर, मैंने इसे पकड़ रखा है। मिस्टर फोर बैट से उस बॉल पर हमला करता है, लेकिन चॉपर अपने साइज को छोटा कर लेता है और उस अटैक से बच जाता है। चॉपर मिस मैरी क्रिसमस से फाइट करता है। तुम बहुत घटिया किस्म से लड़ती हो। लेकिन चॉपर नोटिस करता है कि उसॉप यहाँ से गायब है और ये दोनों नमूने भी उसॉप को ढूंढ रहे हैं। और तभी उसॉप की आवाज आती है जो कि गड्ढे के अंदर छुपा होता है और कहता है, कहीं तुमने मुझे कमजोर तो नहीं समझ लिया, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। उसॉप गड्ढे से बाहर आता है और एक 5 टन के हथौड़े से मिस्टर फोर के सर के ऊपर हमला करता है और मिस्टर फोर एक ही बार में ढेर हो जाता है। मेरे 5 टन के हथौड़े से आज तक कोई नहीं बच पाया। चॉपर ये देख कर हैरान हो जाता है, ये क्या हो रहा है? ये 5 टन का हथौड़ा ये कैसे उठा पा रहा है? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे अंडर कम से कम 8000 लोग काम करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और लोग मुझे बुलाते हैं कैप्टन उसॉप। अरे भाई उसॉप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ चॉपर, बाद में तुझे अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा मैं। तभी मिस्टर फोर जग जाता है और जैसे ही उसॉप की नजर इस पर जाती है तो बुरी तरह से डर जाता है। ये क्या हो रहा है? ये 5 टन का हथौड़ा खाने के बाद जिंदा कैसे है? और तभी वो डॉग उसॉप के हथौड़े के ऊपर हमला कर देता है और उसॉप का यह हथौड़ा फूट जाता है। लगता है यह हथौड़ा तो नकली था। असल में ये हथौड़ा 2 किलो का था, मैंने ये दुश्मनों को उल्लू बनाने के लिए रखा था। ये सुनकर मैरी क्रिसमस गुस्से में आ जाती है, आखिर तूने हमें समझ क्या रखा है? हाँ, अब तू नहीं बचेगा। और जमीन के अंदर घुस जाती है उसॉप को मारने के लिए। अरे यार, यहाँ तो बहुत सारे छेद हैं, वो किसमें से बाहर आएगी? तभी मिस मैरी क्रिसमस उसॉप के पीछे वाले गड्ढे में से बाहर निकलती है और उसॉप के ऊपर हमला कर देती है। और वो डॉग भी चॉपर पर बहुत सारी बॉल से हमला कर देता है। कम से कम 100 बॉल से हमला होता है। मैं इसे कैसे बचूंगा? और इस तरफ वीवी भागते हुए चाका के पास जा रही होती है ताकि लड़ाई को रुकवा सके। वीवी बुरी तरह से थक जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। मुझे ये करना ही होगा। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और रेबल आर्मी का एक सिपाही कोसा से कहता है, सर आपको चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए, हमें जल्दी से राजा के महल पर हमला करना होगा। पर सर उनके महल में तो चाका और पैल है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर वीवी लड़ाई के मैदान में भाग रही है और चाका को ढूंढ रही है और राजमहल के सैनिक वीवी को देख लेते हैं। ये तो राजकुमारी है। जल्दी मुझे महल के अंदर लेकर जाओ, मुझे चाका और बैल से अभी मिलना है। अलुबारना पैलेस के अंदर वीवी चाका से कहती है, चाका, मेरा एक ऑर्डर है। प्रिंसेस वीवी आप यहाँ पर, हाँ बताइए। इस महल को अभी तोड़ दो। रेबल आर्मी इस महल को तोड़ना चाहती है, इसलिए हम खुद ही इस महल को तोड़ देंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज अलाबास्ता के लोगों की जान बचाना है। रेबल आर्मी अलाबास्ता के ही लोग हैं, हमें उनकी जान बचानी होगी। हम उनका काम खुद ही आसान कर देंगे, वरना रेबल आर्मी के लोग मरते रहेंगे। चाका ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये महल लगभग 4000 साल पुराना है। लेकिन चाका को राजा की एक बात याद आती है, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए अलाबास्ता के लोग हैं। और चाका वीवी का ऑर्डर मान लेता है। आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आप यही चाहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे, इस महल को तोड़ दो। ये सुनकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। क्या सच में ये महल तबाह होने वाला है? राजकुमारी ने खुद कहा है इस महल को तोड़ने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी के पास जा रहा हूँ उन्हें समझाने के लिए। अब इसके बाद वीवी और चाका महल की छत के ऊपर खड़े होते हैं और रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के बीच की लड़ाई को देख रहे हैं। ये लड़ाई एक ना एक दिन तो होनी ही थी। वीवी लूफी के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो लूफी को अकेले छोड़कर आ गई थी और इसे ऐसा लगता है कि लूफी ने अब तक क्रोकोडाइल को हरा दिया होगा। तभी एक सैनिक यहाँ पर आ जाता है। राजकुमारी वीवी, मैंने सुना है कि आपने ये ऑर्डर दिया है कि इस महल को गिराना है। हाँ, ये मेरा हुक्म है और ये बहुत जरूरी है इस लड़ाई को रोकने के लिए, समझे? और ये बात सुनकर ये दोनों सैनिक डर जाते हैं। राजमहल के कोने कोने में बम्स बिछा दिए जाते हैं ताकि इस महल को उड़ाया जा सके और सारे सैनिक हाथ में मशाल लिए खड़े हैं और राजकुमारी वीवी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अलाबास्ता का सारा इतिहास इसी में है। क्या आप सच में इसे उड़ाना चाहती हैं? वीवी अपने मन में सोचती है कि इसका सारा बचपन और सारी यादें इसी महल के अंदर जुड़ी हुई हैं, पर अपने दिल पर पत्थर रख के इन सभी सैनिकों को कहती है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जल्दी इस महल को उड़ा दो। और जैसे ही ये सभी सैनिक आग लगाने लगते हैं उन बॉम्ब्स में, तभी एक हवा का झोंका आ जाता है और ये सारी मशालें बुझ जाती हैं और तब ये तूफान एक बहुत खतरनाक रूप ले लेता है और इन सभी सैनिकों को हवा में उड़ा देता है। ये क्या चीज है? सारे सैनिक हवा में से नीचे गिरते हैं। वीवी इनके पास जाती है। तुम ठीक तो हो ना? वो आ चुका है राजकुमारी जी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी चाका की नजर महल के ऊपर जाती है और देखता है कि क्रोकोडाइल ऊपर खड़ा हुआ है। देख रही हो निक्रोबिन, इनकी क्या हालत हो चुकी है। ये राजकुमारी अपना ही महल उड़ाने वाली है। वीवी क्रोकोडाइल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वीवी देखती है कि इसके फादर यानी कि अलाबास्ता के राजा क्रोकोडाइल के पास है। इस महल को क्यों उड़ाना चाहती हो तुम? जब अलाबास्ता खत्म हो जाएगा तो इस महल को मैं रखूंगा। लूफी कहाँ पे है? मैंने उसे मार दिया है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, लूफी जिंदा है। वो
रॉ हेड वाला मर चुका है और अब तक तो उसकी लाश रेगिस्तान के अंदर दब चुकी होगी। लूफी तुम जैसों से नहीं हार सकता। वो मर चुका है और अब उसी की तरह तुम सबको भी मरना होगा। इधर अलाबास्ता के सभी सैनिकों को पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल अलाबास्ता के महल की छत के ऊपर आ चुका है और राजकुमारी वीवी भी इस वक्त छत पे है, तो उसकी जान को भी खतरा है। और अब ये सभी सैनिक महल की छत के ऊपर जाने लगते हैं क्रोकोडाइल को हराने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सभी सैनिक गेट पर पहुंचते हैं तो मिस ऑल संडे की बहुत सारे हाथ आते हैं और इन सभी सैनिकों को दूर फेंक देते हैं और अब इनमें से कोई भी महल की छत के ऊपर नहीं जा सकता। और क्रोकोडाइल राजा को दीवार के ऊपर टांग देता है कुछ कीलों का यूज करके। वीवी ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। पापा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये राजा जिंदा रहकर क्या करेगा? हाँ, इसे तो मरना ही होगा। मेरी बेटी वीवी, मुझे माफ कर देना। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे ये बताया कि ये क्रोकोडाइल हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया बेटी। चलो बहुत हो गई बातें, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम्हें मारने के बाद राजा मैं बनूंगा, पर राजा बनना मेरा असली मकसद नहीं है। मेरा असली मकसद कुछ और है, इसलिए तुम्हें मारने से पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्रोकोडाइल राजा के पास आता है। अब मुझे जल्दी से बताओ, प्लूटोन कहाँ पर है? प्लूटोन का नाम सुनते ही कोबरा के होश उड़ जाते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो? तो गाइस ये प्लूटोन क्या है इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। पिताजी ये प्लूटोन क्या है? ये एक प्राचीन किस्म का हथियार है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर किसी आइलैंड पर इसे चलाया जाएगा तो वो टापू कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाएगा। इस हथियार को कुछ लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो प्लूटोन अलाबास्ता में है। यकीन नहीं होता, इतनी ताकतवर चीज हमारे अलाबास्ता में है। मुझे शुरू से प्लूटोन ही चाहिए था। ये सुनकर चाका भी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम उसका करने के वाले हो? मेरा मकसद प्लूटोन को पाना ही था। जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं अलाबास्ता के अंदर खुद की एक फौज तैयार करूंगा और फिर मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत होगी कि मैं सरकार को भी हरा पाऊंगा। सपने देखना छोड़ दो क्रोकोडाइल, तुम कभी भी सरकार को नहीं हरा सकते। मैं जानता हूँ मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए तो मुझे प्लूटोन चाहिए। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो असली में होता है या नहीं। इधर अलाबास्ता के सैनिक महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस ऑल संडे के हाथ इन्हें अंदर घुसने नहीं देते। क्रोकोडाइल कोबरा से कहता है, वैसे भी ठीक 4:30 बजे मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। जहाँ रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी अभी लड़ रहे हैं, वहाँ पर तोप के गोले बरसाऊंगा। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते, हजारों मासूमों की जान चली जाएगी क्रोकोडाइल। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम भी तो उन्हें रोकना चाहती थी। हाँ तो राजा जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछने वाला हूँ। पोनीग्लिफ कहाँ पर मिलेगा? पोनीग्लिफ का नाम सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये क्या चीज है इसके बारे में भी हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और पोनीग्लिफ का नाम सुनकर राजा घबरा जाता है और क्रोकोडाइल को पोनीग्लिफ दिखाने के लिए मान जाता है। ये सब देखकर चाका को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो चुका। और चाका को देखकर क्रोकोडाइल यहाँ से गायब हो जाता है और बाहर कुछ लोगों का ग्रुप अलाबास्ता के गेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गेट पर मिस ऑल संडे के बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं जो कि किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप गेट पर पहुंचता है तो ये सभी मिस ऑल संडे के हाथों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस ऑल संडे के सारे हाथ अंदर चले जाते हैं और मिस ऑल संडे को इसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। दरअसल ये काम इन 4 लोगों का है और ये 4 लोग और कोई नहीं बल्कि अलाबास्ता की एलिट फोर्स है जो कि राजा को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। राजा देखता है कि ये सभी लोग अंदर आ चुके हैं और इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, यहाँ से चले जाओ, वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम इस आदमी को मारने ही यहाँ पर आए हैं सर, हम इस कंट्री को बचा लेंगे। लाइट फोर्स अंदर घुस चुकी है, लगता है वो राजा की जान बचा लेंगे। ये महल के अंदर ये सभी लोग अपने हथियार लेकर खड़े हैं। क्रोकोडाइल इन सभी से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। इलाइट फोर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अचानक से इन सभी की मसल्स फूलने लगती हैं और इन सभी की बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये देखकर चाका इन सभी से कहता है, ये नहीं हो सकता, क्या इन लोगों ने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया? इन सभी की बॉडी फूलने लगती है और इन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लगता है इन बेवकूफों ने उस खास तरह के पानी को पी लिया है। अगर कोई उस पानी को पी लेता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए, और उसे पीने के बाद कुछ देर बाद मर जाता है। ये सभी लोग कुछ ही देर में मरने वाले हैं। लगता है इन सभी ने क्रोकोडाइल को हराने के लिए उस पानी को पिया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी कंट्री को बचा कर ही रहूंगा। इस आदमी की वजह से मेरे परिवार वाले मेरे से चल गए, हम लोग अपनी कंट्री को बचा कर ही मरेंगे। कितना बेवकूफी भरा काम किया तुम सभी ने। एलीट फोर्स क्रोकोडाइल पर हमला कर देती है, लेकिन क्रोकोडाइल आसानी से इनके हमले से बच जाता है। ऊपर महल के टॉप के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सभी मरने वाले हो, तो मैं अपनी कीमती ताकत तुम पर क्यों इस्तेमाल करूँगा? और ठीक ऐसा ही होता है। इलाइट फोर्स धीरे धीरे करके मरने लगती है और मरने से पहले सभी लोग चाका से कहते हैं, अब ये सभी कुछ आप पर है चाका जी। चाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एक अजीब से जानवर में बदलने लगता है। चाका एक डॉग में बदल जाता है और भागता है क्रोकोडाइल की तरफ उसे मारने के लिए। लगता है तुमने भी उसी डेविल फ्रूट को खाया है। चाका बहुत ज्यादा रफ्तार से आता है और क्रोकोडाइल के पेट को काट देता है। लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है। और देखते ही देखते क्रोकोडाइल चाका को हरा देता है। ये तो काफी कमजोर था। और तभी महल के अंदर एक आदमी की एंट्री होती है और ये बंदा कोई और नहीं कोजा होता है। कोजा देखता है कि एलीट फोर्स मरी हुई है, राजा को दीवार के ऊपर टांग रखा है और क्रोकोडाइल ने चाका को मार दिया है। क्रोकोडाइल कोजा को देखता है। वीवी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोसा, वो क्रोकोडाइल था जिसने ये सब कुछ किया। हाँ वो सब कुछ मैंने किया था। मैंने ही अलाबास्ता को बर्बाद किया है और अलाबास्ता की बारिश को चुराया। इसका मतलब राजा ने कुछ नहीं किया था। हम तो तुम्हें अलाबास्ता के हीरो समझते थे। कोसा, अपना समय वेस्ट मत करो। रेबल आर्मी और वो सभी लोग मरने वाले हैं। अभी 4:30 बजे ये क्रोकोडाइल रॉयल आर्मी पर हमला करने वाला है। ये तोप के गोले बरसाएगा। क्या ये सच है? हाँ अब जल्दी जाकर उन लोगों की जान बचाओ। और क्रोकोडाइल अपने हुक से इन सभी के सामने चाका को मार देता है। लेकिन कोजा समझ जाता है कि इसे रेबल आर्मी की जान बचानी होगी और यहाँ से जाने लगता है। रेबल आर्मी को समझाने के लिए विवी इसका पीछा करती है और इसे रोक देती है। वीवी, ये तुम क्या कर रही हो?
मुझे लोगों की जान बचानी होगी। सिर्फ उन्हें रोकने से कुछ नहीं होगा, हमें रॉयल आर्मी को भी रोकना होगा। अगर हमने सिर्फ रेबल आर्मी को रोका तो रॉयल आर्मी रेबल आर्मी पर हमला कर देगी और इसका फायदा उठाते हुए क्रोकोडाइल तोप की गोली चला देगा उन सभी पर। मैं समझ गया वीवी, हमें इन दोनों की लड़ाई को रोकना होगा। वैसे भी इसमें राजा की कोई गलती नहीं। तभी वीवी के पीछे क्रोकोडाइल आ जाता है इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हें मेरे प्लान को वेस्ट नहीं करने दे सकता। और वीवी पर अपने हुक से हमला करता है। लेकिन तभी चाका यहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से क्रोकोडाइल के हुक को रोक देता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम राजकुमारी को छू भी नहीं सकते। वीवी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी को रोकना होगा। इस क्रोकोडाइल के बच्चे को मैं देखता हूँ। और कोजा और वीवी एक साथ महल से भाग जाते हैं। ये दोनों महल के गेट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रॉयल आर्मी सामने खड़ी हुई है। वीवी इन सभी से चिल्लाकर कहती है, हमें इस लड़ाई को रोकना होगा, हमें रेबल आर्मी के सामने सरेंडर करना होगा। अरे ये क्या कह रही है वीवी सान। और तभी कोजा भी इन सभी के सामने आ जाता है। ये इधर क्या कर रहा है? मैं रेबल आर्मी का लीडर कोजा इसी वक्त इस लड़ाई को रोकता हूँ। पर रेबल आर्मी बहुत तेजी से रॉयल आर्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। खत्म कर दो महल को। रेबल आर्मी इन सभी को देखकर रुक जाती है और इन सभी की नजर अपने लीडर और रॉयल आर्मी पर जाती है जो कि सफेद झंडा लेकर खड़े हैं। आखिर हमारे लीडर उनके साथ क्या कर रहे हैं? कोजा अपनी आर्मी से कहता है, हमें इसी वक्त इस लड़ाई को रोकना होगा। ये बात सुनकर रेबेलियन आर्मी पूरी तरह से शांत पड़ जाती है और कोजा इन सभी को समझाता है। मैं जानता हूँ ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, राजा बेकसूर है, रॉयल आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आती है और ये सारी गोलियां कोजा को लग जाती हैं। कोजा नीचे जमीन पर गिरने लगता है और एक गोली चलाई है रॉयल आर्मी के एक सैनिक ने। और ऐसा करने के बाद ये सैनिक हंसने लग जाता है और इसके हाथ के ऊपर बारक वर्क्स का टैटू बना हुआ है। वीवी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। रॉयल आर्मी का वो सैनिक जिसने कोजा के ऊपर गोली चलाई, ये बंदा बारक वर्क्स के लिए काम करता है और भीड़ में खड़ा होकर हंस रहा होता है। ये क्या किया तुमने? कोजा मरने लगता है और मरते मरते बोलता है, तुम्हें रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है सर, हम रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करेंगे। सभी रेबल आर्मी वाले जो कि दूर खड़े हैं देखते हैं कि यहाँ पर एक रेत का तूफान आ चुका है। वीवी समझ जाती है कि ये तूफान क्रोकोडाइल लेकर आया है। इस तूफान में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से रॉयल आर्मी के एक सैनिक के ऊपर गोली चल जाती है। ये देखकर सभी रॉयल आर्मी वाले समझ जाते हैं कि रेबल आर्मी अपनी औकात पर आ चुकी है। पर असल में बारक वर्क्स के मेंबर्स रॉयल आर्मी के ऊपर गोली चला रहे हैं ताकि इन दोनों को आपस में लड़वा सके। इस तूफान में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि गोली कहाँ पर से आ रही है और रेबल आर्मी के कुछ लोगों को भी गोली लग जाती है और ये लोग समझते हैं कि रॉयल आर्मी इन पर हमला कर रही है। और ये देखकर रेबल आर्मी को गुस्सा आ जाता है और इस तरह से इन दोनों आर्मीज के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी फिर से शुरू हो जाती है। वीवी चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये गोली आप लोगों ने नहीं चलाई। अरे यार इसका कोई फायदा नहीं। अलुबार्ना पैलेस के ऊपर क्रोकोडाइल की सैंड मंडरा रही है। हर तरफ रेत का तूफान है और वीवी परेशान हो चुकी है क्योंकि इन दोनों आर्मीज की फाइट फिर से शुरू हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। और राजा वीवी से कहते हैं, वीवी यहाँ से भाग जाओ वरना एक क्रोकोडाइल तुम्हें मार देगा। नहीं पिताजी, एक ना एक दिन हमें इसका सामना करना ही होगा और वो दिन आज आ चुका है। इसने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है। और वीवी क्रोकोडाइल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्रोकोडाइल वीवी की गर्दन पकड़ लेता है और इसे हवा में उठा लेता है। इसने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? 4:30 बजने की देरी है, उसके बाद ना कोई रॉयल आर्मी बचेगी ना कोई रेबल आर्मी। सभी लोग मर जाएंगे और तुम एक राजकुमारी होकर भी अपने दोस्तों को और अपनी आर्मी को नहीं बचा पाओगी। क्रोकोडाइल वीवी को महल की छत से नीचे लटका देता है। क्रोकोडाइल मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन क्रोकोडाइल राजा की एक नहीं सुनता। तुम किसी को नहीं बचा पाई वीवी, तुम्हारे सभी लोग मरने वाले हैं। ये सुनकर वीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इसने कोजा के पापा से वादा किया था कि कोजा की जान जरूर बचाएगी। पर कोजा अभी अभी इसकी आंखों के सामने ही मर चुका है और देखते ही देखते क्रोकोडाइल वीवी को महल के नीचे फेंक देता है। तुम किसी को नहीं बचा पाई। वीवी नीचे जमीन पर गिरने लगती है और तभी क्रोकोडाइल की नजर आसमान में जाती है और देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ी चीज इसकी तरफ आ रही है और हमें पता चलता है कि लूफी यहाँ पर आ चुका है। लूफी पैल के ऊपर बैठकर अलुबार्ना पैलेस पहुंच चुका है। क्रोकोडाइल लूफी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये जिंदा कैसे है? ये नहीं हो सकता। क्रोकोडाइल मैं आ चुका हूँ तुम्हें मारने के लिए। राजा भी आसमान की तरफ देखता है। आखिर ये बच्चा है कौन? इसने राजकुमारी की जान बचाई है और उसे अलबास्ता तक पहुंचाया है और लूफी और पैल मिलकर वीवी की जान बचा लेते हैं। मैं चाहती थी तुम जरूर आओगे लूफी। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने उनको आवाज लगाई लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लूफी नीचे जमीन पर आ जाता है और क्रोकोडाइल की तरफ घूरने लगता है। इसके घाव इतने जल्दी कैसे भर गए? इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला क्रोकोडाइल। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और महल के ऊपर पहुंचा देता है और पीछे से उसॉप, सांजी और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि लूफी जिंदा है। तो गाइज ये सभी क्रू मेंबर्स मिस्टर 1 से लेकर मिस्टर 10 तक सभी से फाइट करते हैं और किसी तरह से उन सभी को हराकर वापस इनके पास आ चुके हैं। और गाइज अभी के लिए इन सभी की फाइट सीन्स को स्किप किया गया है वरना एलाबास्ता आर्क 2 जन्म तक पूरी नहीं होने वाली। उसॉप पट्टियों से घिरा होता है। सांजी को भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मुझे पता था लूफी जिंदा होगा। सांजी उसॉप से कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे लूफी कभी नहीं हार सकता। तभी नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सभी जिंदा हो। लेकिन उसॉप की बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी अभी भी आपस में लड़ रही है और चारों तरफ तूफान भी आ चुका है। और उसॉप चॉपर के सामने नाटक करना शुरू कर देता है। मेरा सारा खजाना तू रख लेना चॉपर, लगता है मुझे जाना होगा। अरे यार ये फिर नाटक करने लग गया। इन सभी की नजर लूफी पर जाती है जिसने अपने हाथ लंबे करके महल को पकड़ लिया है। लूफी तुम करना क्या चाहते हो? मुझे माफ करना दोस्तों, पहली बार मैं क्रोकोडाइल से हार गया था
लेकिन अब मैं महल के ऊपर जा रहा हूँ इसे हराने के लिए। लूफी के सभी दोस्त इसे चीयर अप करने लगते हैं कि जाओ और इसे हरा कर आओ। क्रोकोडाइल मैं आ रहा हूँ। लूफी क्रोकोडाइल के पास आ जाता है। तुम्हारे हमलों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, लगता है तुम फिर से मरना चाहते हो। वो तो अभी पता चल जाएगा। और जोर से क्रोकोडाइल के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और इस बार लूफी का पंच क्रोकोडाइल को लग जाता है। क्रोकोडाइल के मुंह से खून आने लगता है। ये सब देखकर राजा को समझ नहीं आता कि क्रोकोडाइल रेत में क्यों नहीं बदला। ये क्रोकोडाइल तो पूरा रेत से बना हुआ है। लूफी क्रोकोडाइल के कंधे को पकड़ लेता है और अपने सर से क्रोकोडाइल के सर के ऊपर वार करता है और इस अटैक की वजह से क्रोकोडाइल दूर जाकर गिरता है। याद करो क्रोकोडाइल, जब तुमने मेरे अंदर अपना हुक घुसाया था उस वक्त बूढ़े आदमी का दिया हुआ पानी मेरे हाथों पर लग गया था। और याद करो जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था तो तुम्हारा हाथ रेत में नहीं बदल पाया था। तब से मुझे पता चला जब भी तुम पानी के कांटेक्ट में आते हो तो तुम रेत में नहीं बदल सकते। लूफी अपनी पीठ के ऊपर एक पूरा का पूरा पानी का टैंक भरकर आया होता है और कुछ देर बाद लूफी अपने हाथों पर उस पानी को गिराता रहता है। इन्हीं गीले हाथों से मैंने तुम पर हमला किया अभी क्रोकोडाइल। अब मैं तुम्हारी कमजोरी जान चुका हूँ। तुम्हारी कमजोरी है पानी। यहाँ तक कि एलाबास्ता से तुमने उसकी बारिश तक छीन ली ताकि तुम भीगने की वजह से कमजोर ना हो सको। नादान लड़का।